लाइफ में हमेशा पता क्या होता है, जिसको आपको जिससे भाव चाहिए ना वो किसी और को भाव देती है, उसको जिससे भाव चाहिए वो किसी और को भाव देता है। तो ये चेन ऑफ हार्ट ब्रेक है पूरी। आप जिसको पसंद करते हो उसको उसे आपका क्रश क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने आपके सारे सपने क्रश करने होते हैं एक दिन। तो ये तो सृष्टि का नियम हुआ है। ऐसा लगा कि आपके तो बहुत सारे सपने मतलब चीजें क्रश हुई हैं आपके साथ, ऐसा कुछ हुआ है क्या बलराज? ऐसे हार्ट ब्रेक वाली चीजें तो नहीं हुई है, बट मतलब अगर हम लोग कॉलेज टाइम पे जाएं या स्कूल टाइम पे चले जाएं फिर तो हर तीसरे दिन दिल टूट जाता था। बट जब बड़े हुए तो पता चला कि दिल एक ही होता है। हमने 15 में बहुत सारे लोगों को अपने पुराने साथी, पुरानी चीजें याद आ रही हैं। आप दोनों को क्या याद आ रहा है? घर पे बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं है अभी, सोच कुछ काम भी नहीं है, अब टीवी पे शो चल रहा है। काम है कुछ स्माइल्स हो जाए में तालिया, हम दोनों का रेगुलर काम है। हफ्ते में 2 बार शूटिंग करते हैं हम लोग। वी आर द प्रोडक्शन, वी आर द एंटायर टीम, और जूम कॉल पे दूसरी टीम होती है और हम लोग कोऑर्डिनेट करके मस्त शूट करते हैं। कहाँ है? और तो लोग वेले बैठे हैं, आप ही दोनों पैसे कमा रहे हैं, तो सारी फ्रेंड्स आपको बोल नहीं रहे कि यार थोड़ा दिन ब्रेक ही ले लेते? जितने पैसे हम कमा रहे हैं आपको करना है उतने पैसे में काम। तो बलराज, खतरों के खिलाड़ी की भी बात करें, हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ठीक है, सांप ही तो है, लौट रहा है और वो भी ट्रेंड है, काटेगा तो नहीं। लेकिन एक्चुअल जब आप वहां पे होते हैं तो कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि आपको तो हमने देखा है भाई, सिट्टी पिट्टी गायब हो गई थी। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। क्योंकि सांप तो सांप होता है ना, घर में छिपकली भी आ जाए ना तो घर में चूहा हो ना तो सबके पैर जमीन से सोफे पे आ जाते हैं। तो सांप होता है। और मेरे गले में, मेरी बॉडी पे एक बार तो 2 सांप मेरे शॉर्ट्स में घुस गए। वो देखो। हाँ, बड़े वाले अच्छे खासे बड़े सांप मेरे शॉर्ट्स में घुस गए। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे एक तरफ बिच्छू हैं, एक तरफ मेरे कॉकरोचेज हैं, बॉडी पे सांप है, गले में सांप है, नीचे छिपकलियां हैं और मैं तो बट एक क्या होता है ना, जैसे जैसे हम लोग ने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि हम लोग ये कुछ स्माइल हो जाए को घर पे शूट करेंगे, राइट, अपने मोबाइल से, है ना। टीवी पे आएगा मोबाइल का शूट किया हुआ, ये जूम कॉल को पीसीआर रूम बना देंगे। लेकिन जब करना शुरू किया तो अब वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट। तो उसमें भी वैसा ही होता है कि जब आप एक बार कर लेते हो, जब आपके आसपास सब लोग वही कर रहे हैं, जैसे आपने कभी सोचा था कि आप 3-3 महीने घर से बाहर नहीं निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं सोचा था कि अपने दोस्तों को मिलेंगे तो उनको गले भी नहीं लगाएंगे कि दूर से ही। हमने लाइफ में कभी सोचा नहीं था। लेकिन माहौल के हिसाब से हम ह्यूमन माइंड जो है वो अपने आप को ढाल देता है। तो वैसे ही वहां पर माहौल ऐसा होता है कि एवरीबॉडी इज डूइंग दिस थिंग। जो एनिमल हैंडलर्स भी होते हैं वो आपके सामने सांप, मगरमच्छ, इन सबको हैंडल कर रहे होते हैं, शेरों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो आप देखते हो तो आप एक टाइम पे माइंड जो है ना आपका, डर तो खैर लगता है। मैं बहुत चिल्लाया हूँ शो में, बहुत रोया हूँ, क्योंकि मेरे से वो फेक नहीं किया जाता कि आई एम अ माचो मैन। भैया लगता है डर तो लगता है। तो डर में जो इमोशंस निकलते हैं मेरे तो निकलते हैं। तो मेरे से मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे को गुस्सा आता है, मुझे अगर रोना आता है तो मैं रोता हूँ। एक स्टंट में मैं चिल्ला रहा था, बार बार मैं स्टंट कर रहा था, तन्ना को मुझे पुल करना था। वो जैसे होता है ना बिल्डिंग के ऊपर सफाइयां करते हैं लोग, देखा कभी? वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे लोग लटक के सफाई कर रहे होते हैं, है ना, वैसा स्टंट था। तो मैं वो ऐसे ही काफी ऊंची बिल्डिंग थी, आई थिंक 60-70 मंजिला बिल्डिंग पे ऐसे लटका हुआ था। तो इस तरफ तन्ना थी, एक तरफ मैं था। मुझे तन्ना को अपनी तरफ पुल करना था। वो पुल करके मुझे फ्लैग देके जाती है, मुझे वो फ्लैग कहीं चिपकाना है, फिर उसको रिलीज करके दूसरी तरफ भेजना था। तो वो मैं करते करते चिल्ला भी रहा था, मम्मी मम्मी। तो नीचे रोहित सर बोले, मम्मी को याद आ रही तेरे को? मम्मी मम्मी क्यों कर रहा है? मैंने कहा सर जब डर लगता है तो मम्मी याद आती है, तो मम्मी कर रहा हूँ। तो मेरे को जिस तरीके का इमोशन आता था मैं निकालता था। और बट हो जाता है, आप भी जब जाओगे आपसे भी हो जाएगा। अभी जब सांप, छिपकली, बिच्छू कुछ ऐसा आएगा तो कैसे रिएक्शन निकलेगा? ये लगेगा कि यार थोड़ा कूल बन जाता, या फिर वैसे ही उछल कूद नॉर्मली जैसे हम लोग करते वही चालू होगी? ये वैसा ही है सेम। एक ब्रेकअप के बाद जब आदमी दूसरे रिलेशनशिप में जाता है ना तो सारी चीजें फिर से दोबारा होती है। ताने, रोना, कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, परेशानियां, इरिटेशन, दिल का दर्द होना, लिरिक्स, गानों को कोने में बैठ के गानों को सुनना, तो वो चीजें तो रहेंगी ना। डर तो लगेगा ही।
I'm loving better food. Amazing. Amazing. तो अनुषा, अगर आपको मौका मिले ये सब करने का तो फिर आपका कैसा रिएक्शन होगा? आप कूल होंगी या फिर आपका भी नॉर्मल निकलेगा? अगर वाटर बेस्ड होगा, मैं बचपन से आई मीन आई हैव बीन वाचिंग फियर फैक्टर एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, तो वाटर बेस्ड स्टंट्स हैप्पीली आई डू, बट बाकी सब मुझसे नहीं होगा क्योंकि मुझे सांपों से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, भागना दौड़ना तो मैं करती ही नहीं हूँ, तो वो तो होगा नहीं मुझसे। तो बच्चा कुछ नहीं, अब बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो ऐसे खींचने वीचने का कुछ होगा नहीं, तो वाटर में जो कराना है कर लो, स्विमिंग में कर सकती हूँ, उसके अलावा सॉरी नॉट हैपनिंग। बट इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जितने भी वाटर बेबी है ना उस शो में गए थे जो बचपन से स्विमिंग कर रहे हैं, मेरा दोस्त है वाही, करण वाही को आप जानते हैं, वाटर बेबी है। पानी वाले स्टंट अबॉर्ड किए हैं उसने। पानी वाले स्टंट उसने अबॉर्ड किए हैं कि नहीं होगा, बाहर निकालो। करण पटेल वाटर बेबी है, उसने बचपन से स्विमिंग करी है। उसने जो पहला अबॉर्ड किया पानी वाला, जो दूसरा अबॉर्ड किया वो भी पानी वाला। तो और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बिल्कुल तैरना नहीं आता, तो मेरे को तो ऐसे लगता था कि अरे बाप रे मैं तो मर जाऊंगा। तो ये ऑनेस्टली हमको कभी कभी लगता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। मुझे लगता था कि यार मैं ना बिल्डिंग वाले स्टंट अच्छे से कर लूंगा, एनिमल स्टंट्स मेरे से शायद नहीं होंगे। बट मैंने वहां जाके देखा कि एनिमल स्टंट्स आर कंपैरेटिवली इजियर देन पानी और ये सब वाला। बलराज, जैसे आपने बताया कि स्ट्रगल कैसा था, तो अभी मैं सबकी टीवी की मैडम सर गुलके से बात करी थी। उन्होंने कहा कि बहुत बार स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि लोग आपसे काम करा देते हैं, लेकिन चेक की बात आती है तो आज आना कल आना वाली सिचुएशन होती है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो जब बहुत हद हो जाती थी तो सीधे प्रोडक्शन हाउस में जाके लड़ती थी और बोलती थी रात भर यही बैठी रहूंगी अगर पैसे नहीं दिए। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? फॉर्चुनेटली मेरा टीवी में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि टीवी में मैंने अपना मैक्सिमम काम ऑप्टिमिस्टिक्स के साथ किया है, या और भी जितने भी प्रोडक्शन या कलर्स चैनल के साथ किया है, चैनल की पेमेंट आती है, या स्टार के साथ। चैनल की पेमेंट मुझे लगता है कभी डिले होती नहीं है, फिक्शन में होती होगी। मैंने रियलिटी शोज किए हैं सारे नॉन फिक्शन किए, तो नॉन फिक्शन में हमारी पेमेंट ऑन टाइम आ जाती थी, और नॉन फिक्शन में आपको पैसे इतने ज्यादा मिलते हैं कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे आ जाए तो आपका गुजारा चल जाता है। लेकिन मैंने जब करियर शुरू किया था ना, तो मैं फिल्में करता था। मैंने जैसे इसका स्विच हुआ है डिजिटल से ऑन स्क्रीन, ऐसे मैं राइटिंग करता था पहले। मैंने इंडियन टेलीविजन के जितने भी कॉमेडी शोज हैं सबके लिए लिखा हुआ है, चाहे वो कपिल का शो हो, चाहे वो सर्कस हो, चाहे कॉमेडियंट्स बचाओ हो, जितने भी कॉमेडी शोज हुए हैं ऑप्टी ने किए हैं, या मैंने सबके लिए लिखा हुआ है। मैं लिखता था क्योंकि मुझे पता था कि इनके साथ टच में रहूंगा तो मैं आगे ऑन स्क्रीन आ जाऊंगा। लेकिन मैंने जब अपना करियर शुरू किया था ना, मैंने पंजाबी फिल्म की थी। मेरे को मेरी पहली पंजाबी फिल्म का मिला 0 रुपया। एक चेक मिला 10,000 का, वो बाउंस हो गया। उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने फोन नहीं उठाया, ठीक है। और मेरी और मुझे अच्छे से याद है, मैं जालंधर से चंडीगढ़ शूट के लिए जाता था और बस से जाते थे, और मुझे बस का भाड़ा भी नहीं दिया उन लोगों ने। और जो पेमेंट मेरे साथ हुई थी डिसाइड, आई थिंक 25,000 रुपए देने थे उन्होंने मुझे, और 10,000 का चेक दिया था मुझे, साइनिंग को बाउंस हो गया। उसके बाद मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया उन लोगों ने, मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मेरी डबिंग भी किसी और से करा ली, तो उस चक्कर में वो मेरा जो रोल था वो भी सारा खराब हो गया। फिर उसके बाद मैंने जब दूसरी पंजाबी फिल्म करी, मुझे बड़े अच्छे से याद है, उसकी डबिंग मुंबई में हुई थी। वीरा देसाई रोड के पास स्टूडियोज है डबिंग के। तो स्टूडियोज में डबिंग करने के बाद मुझे प्रोड्यूसर मेरे आई थिंक मुझे कुछ 1.25 लाख रुपए, 1,15,000 रुपए कमिट करे थे इन्होंने। 2013 की बात है शायद। 15,000 रुपए, 1,15,000 रुपए कमिट करे थे, और मुझे 60,000 रुपए मिले थे। मेरे 55,000 रुपए पेंडिंग थे। तो उन्होंने बोला कि डबिंग पे आ जाना, तुमको डबिंग पे दे देंगे। तो मैं डबिंग करने गया, मैंने डबिंग करी। डबिंग करने के बाद वीरा देसाई, वो पीछे जो इंडस्ट्री है जहाँ पर डबिंग स्टूडियोज हैं, वहां से लेके मैं पैदल अपने प्रोड्यूसर के पीछे पीछे आया हूँ फन रिपब्लिक तक। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मेरी तरफ, कि मेरे को मेरे पैसे चाहिए थे, मुझे रेंट देना था। और मतलब एक होता है ना, आई हैव नेवर फेल्ट, मैं इतना इंसल्टेड लाइफ में शायद कभी फील नहीं करा होगा कि अपने पैसे लेने के लिए मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। वो अपने फोन पे लगा हुआ है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, उसने पीछे मुड़ के एक बार देखा भी नहीं। और मैं वैसे ही चलता चलता फन के पास रुका, जब उसने नहीं देखा, पैसे वैसे का कोई बात नहीं की, मैंने वहीं से ऑटो किया, मैं घर आ गया। घर आके मैंने खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत रोया हुआ,
और उसके बाद फिर से अपने, तो पैसे तो खैर टीवी इंडस्ट्री में फिक्शन वाले लोगों को दिक्कत आती होगी, क्योंकि मैंने सुना है आती है, लेट हो जाती हैं पेमेंट्स या काफी, लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली टीवी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने जितना भी काम किया है स्टार के साथ, सबके साथ, ऑप्टी के साथ, कलर्स के साथ, जी के साथ भी किया है, तो पैसे मांगने से पहले मिल जाते थे। बट ये फिल्मों में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसमें मेरे साथ ये हुआ है। लाइव इवेंट्स वाले भी कुछ चीजें हुई हैं, बट हाँ हुई हैं। तो अब वो लोग कभी मिले जिन्होंने उस समय ऐसा किया था? अभी आप कभी मिले वो लोग? मिलते हैं। वो फिर वो लोग जिन्होंने इस तरह का किया, ऐसे तो बहुत लोग होंगे, आपका पाला सिर्फ एक ही दो लोगों से पड़ा? नहीं, मेरा बहुत लोगों से पाला पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको एक दो लोगों का बताया है। हाँ। और मिलते हैं, और पुरानी बातें निकल गई हैं, पुरानी बातों को छेड़ के कोई फायदा नहीं है। तो पॉइंट इज, मुझे बड़े अच्छे से याद है, उन्हीं में से एक आदमी ने मुझे किसी काम के लिए अप्रोच किया था, तो मैंने उनको बोला था कि मैं सारे पैसे एडवांस लूंगा। उन्होंने बोला भाई ऐसे नहीं होता। मैंने कहा क्योंकि आप जैसे कहते हो वैसे भी नहीं होता है, तो सारे पैसे, तो फिर वो काम हो नहीं पाया। तो ऐसे लोगों के साथ काम करते आप इसलिए हो कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे के भूखे हो, आपने जो मेहनत करी है उसका एक रिवॉर्ड होता है, आपके काम की एक कॉस्ट होती है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, क्योंकि आपको अभी सारे लोग जानते हैं और अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनको इस लॉकडाउन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो सुसाइड भी कर रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए अनुषा, तुम कहना चाहती? नहीं प्लीज। अरे गो अहेड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल टाइम जो है ना लाइफ में हमेशा सब लोगों के ऊपर आता है, और ऐसे टाइम में जिंदा रहने के लिए आपकी बेसिक जो नीड होती है वो खाना होता है, और जहां पर आप रह रहे हो वो छत होती है। मैंने ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, और हमारे लिए तो ये क्या डिफिकल्ट टाइम है, डिफिकल्ट टाइम जिन लोगों के लिए है वो सबको पता है। हम तो घर पे बैठे, हमको खाना मिल रहा है, और मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जिंदगी में सबसे जरूरी, एग्जैक्टली, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज जिंदगी होती है। ना काम होता है, ना छुट्टियां होती हैं, कुछ नहीं होता जिंदगी में। सबसे जरूरी जिंदगी में सबसे जरूरी जिंदगी होती है। अगर आप उसको बचा के रखोगे ना तो आप बाकी सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है, आपको अगर ग्रोसरी की प्रॉब्लम आ रही है या किसी और चीज की प्रॉब्लम आ रही है, एक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग पब्लिक फेस बन जाते हैं, हम किसी से मांग नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, क्योंकि लोग हमको पहचानते हैं, लोगों को लगता है कि अरे ये तो एक्टर हैं, टीवी पे आते हैं, इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कभी किसी चीज की। लोगों को ये नहीं पता कि बच्चन साहब भी एक बार बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गए थे। तो हम लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये हो रहा है, अभी कोई आदमी क्या सोच के डिसाइड करता है उसके बारे में कमेंट हम कर नहीं सकते, बिकॉज उनका मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल स्टेटस हम लोग नहीं जानते। खबरों में जो भी कुछ भी आता है वो लोग लिख देते हैं कि ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पता चला था, उसके दोस्तों ने ये बताया, लेकिन एग्जैक्ट तो वही बंदा जानता है जिसने वो डिसीजन लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको खाने की दिक्कत आ रही है, अगर आपको रहने की दिक्कत आ रही है, देखिए काम का स्ट्रेस लेना आज की डेट में बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब काम शुरू होगा तो सबके लिए एक साथ शुरू होगा, और वो करने के लिए आपको ये टाइम निकालना बड़ा जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि जब हम लोग मुंबई में आए थे आते ही काम मिल गया, तब भी तो हमने 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल स्ट्रगल करा ही है ना। बलराज, प्रॉब्लम इसकी उस समय आपने गाड़ी नहीं ली थी, घर नहीं था, EMI नहीं थी, उस समय तो आप छोटा ही सोच के चलते हैं ना। लेकिन आप जब आपको बेच दो गाड़ी, हाँ, गाड़ी की EMI तुम्हारी लाइफ से इंपॉर्टेंट थोड़ी है। हाँ, ये तो है। अगर तुम्हारे फ्लैट की EMI नहीं जा रही, भैया उसको बेच दो ना, भाड़े के घर में चले जाओ। अगर तुम रेंट नहीं दे पा रहे हो, अपने किसी दोस्त को फोन करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बोलो कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ, मैं फंसा हुआ हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में। आप देखो बड़े बड़े एक्टर्स आकर टीवी पर बोल के जाते हैं कि डिप्रेशन आता है। प्रॉब्लम एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कुछ दोस्त हैं, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी बार सर्कुलेट भी किया है कि किसी को अगर ग्रोसरी चाहिए, किसी एक्टर को किसी तरीके की हेल्प चाहिए, प्लीज रीच आउट टू अस। 1 महीना 2 महीने मुश्किल टाइम। While I understand and I completely agree, but it's also about self-respect and it's about वो खुददारी होती है ना कि आप कैसे कहोगे किसी को। So I think मर जाओ तो लेकिन मदद नहीं, मतलब वो हाथ नहीं फैलाना वाला बात ना। आप एक बात बताओ मुझे आलिया,
जब हम लोग इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तू तो डिजिटल में काम करती, तेरा स्विच हुआ है, राइट? मैंने वो टाइम देखा है जब लोग मलाड से पैदल आरामनगर जाते हैं. I know my mom used to do that. My Right. mom used to do that. So I completely understand that. But मलाड से हम लोग पैदल आरामनगर जाते हैं, पूरा पूरा दिन और लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को सुनते हैं नॉट फिट. of course, I understand that. I know about that because I hear first-hand experience of my mom, जिन्होंने सालों तक struggle किया and then she got एक के बाद एक roles. But हर किसी के not everyone's state of mind is the same. सब कोई हर इंसान डिप्रेशन हैंडल नहीं कर पाता, हर इंसान एक लो पॉइंट हैंडल नहीं कर पाता. एवरीबडी डील्स विद सिचुएशंस डिफरेंटली. सो व्हाइल इट्स एक्सपेक्टेड कि आप अपनी लाइफ के साथ ऐसा डिसीजन ना लें, इफ यू कैन हैंडल इट, आई थिंक आस्किंग फॉर हेल्प इज इम्पोर्टेंट. आई एग्री विद दैट पार्ट. बिल्कुल बिल्कुल. आप हम काम भी तो मांगते हैं ना यार, आज भी तो काम मांगते हैं ना. हमारा मांगने का तरीका शायद थोड़ा बदल गया होगा. डेफिनेटली हम काम तो आज भी मांगते हैं. जब मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ एनालिसिस करना सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक्टर्स जो है ना वो प्रोफेशनल्स होते हैं. अगर आपके इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन फॉलोअर्स भी है ना, इट डजंट मेक यू एन एक्टर. पहले तो एक्टर आपको होना चाहिए. वो अगर आप सच में आपका पैशन है एक्टिंग, आपका पैशन है आर्टिस्ट बनना, तो आप यहाँ पर आओ इस शहर में. क्योंकि ये शहर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया से लोग नहीं आते. और दूसरी बात यह है सेल्फ रिस्पेक्ट. आज अगर मैंने आज तुझसे 500 रुपए की हेल्प मांगी है, कल को जब मैं रिकवर करूंगा मैं किसी की 10,000 की हेल्प करूंगा. तो वो जो शायद उस टाइम 1 सेकंड के लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे लगा होगा नहीं है, तो वो मेरी कितनी बढ़ेगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी सोनू सूद पाजी देखा आपने कितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं. मेरी पाजी से कल रात को बात हुई, वो बोले मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ. बल्कि 12,000 लोगों को भेज चुका हूँ, 4,000 की लिस्ट अभी भी मेरे हाथ में. जब वो मुंबई में आए थे उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया काम के लिए, मेहनत करी है, लो देखे होंगे, हाई देखे होंगे, लेकिन वो उसको सरवाइव कर रहा दोस्तों की मदद से, किसी की हेल्प करके. तो आज वो सोसाइटी को कितना कुछ वापस दे रहे हैं. तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इस टाइम में से निकल गया ना अगर, तो मैं इस सोसाइटी को दूंगा. जो लोग इस मुसीबत में कल को फंसेंगे उनको मैं बाहर निकालूंगा. ये ब्लेम नहीं है किसी के ऊपर, बट लाइफ इज वेरी प्रीशियस. लाइफ एक ही बार मिलती है, इसमें कोई रीटेक नहीं है. एक गलती अगर हो गई तो उसके बाद आप चाहो कि अरे मैं इसको अंडू कर दूं, तो अंडू नहीं कर सकते. कंट्रोल Z का बटन नहीं है. और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है, जो आपके जाने के बाद रोएंगे, जो आपके जाने के बाद रोएंगे, जो आपके जाने के बाद जिनके मन में इतना खौफ बैठ जाएगा कल को उनके परिवार में कोई और बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहेगा तो वो बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा मुंबई नहीं जाएगा. तो इन चीजों को भी सोचना चाहिए. हालांकि बहुत बड़ा डिसीजन है, जिसके ऊपर बीतरी वही जानता है. हम लोग तो सिर्फ ऐसे बकवास कर सकते हैं. जिसने किया है उसने वही जानता है उसने क्यों किया है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है हमारी बात अगर किसी को समझ में है तो शायद कोई एक आदमी भी पॉजिटिव हो जाए, और बाकी किसी को भी किसी तरीके की ग्रोसरी की, किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज रीच आउट टू अस ऑन सोशल मीडिया. कैसे भी करके भैया, बहुत लोग हैं जो आपको खाना दे पाएंगे, जो आपके रहने का अरेंजमेंट कर पाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो आपको आपके घर तक तो पहुंचा ही पाएंगे. तो ऐसा डिसीजन प्लीज मत लीजिए.